बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुमने ऐसे घरों का हाल भी देखा होगा। मर्द पुरानी बीवियों से उकताकर नई शादियां करते हैं, फिर पुरानी को भूलकर नई बीवी की दिलजोइयों में लग जाते हैं, जिसके नतीजे में दिन रात की जूतम बेजार शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा अजाब मोल लेने से दिलचस्पी नहीं। फिर ये मान लो कि तुम्हें अपने ऊपर एतमाद नहीं है। तुम डरते हो कि मेरे सामने गजाला का चिराग नहीं जल सकेगा। ला हौला वला कुव्वत, मैंने चिल्लाकर कहा। तुम जो चाहो समझ लो, मैं इस मौजू पर बात करना भी पसंद नहीं करता। वीरा एहतजाया अंदाज में धीरे से हंस पड़ी। मैं तुम्हें बहुत दिलेर समझती थी। तुम डरपोक ही नहीं, बुज़दिल भी हो। तुम्हारी ये जहरीली चुटकियां मुझे किसी गलत फैसले पर मजबूर नहीं कर सकती। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, दुनिया के हर खित्ते का दस्तूर है। मर्द एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा औरतों से जिंदगी की सारी रानाइयां निचोड़ लेना चाहते हैं, लेकिन एक वक्त में एक से ज्यादा बीवी का बोझ नहीं उठाना चाहते। अब तो मगरब में वो इस इकलौते बोझ से भी भागने लगे हैं। दोस्ती के नाम पर अपनी गर्लफ्रेंड से सब कुछ मिल जाता है तो शादी कौन करेगा। अब तुमने जरा ढंग की बात की है। हम लोग अपनी मगरबी बरादरी से बहुत बेहतर हैं। जो कुछ करते हैं पूरी जिम्मेदारी से करते हैं और फिर साथ निभाते हैं। तुमने ये नहीं बताया कि मैं खाली हाथ रहकर क्या कर सकूंगी। मेरी तवक्को के बरअक्स वीरा ने अचानक मौजू बदल दिया। अभी तुम सुन चुकी हो कि अव्वल खान वहाँ मौजूद है। इसके स्ट्राइक यूनिट की एक गाड़ी वहाँ पहुँच रही है। इन लोगों के पास हर वक्त फाजिल हथियार और मैगजीन मौजूद रहते हैं। मंजिल पर पहुँचने के बाद तुम्हें मुसल्ला कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी कारकर्दगी से किसी को मायूस नहीं करोगी। पूरे शहर की साफ सुथरी दीवारों पर पीरों फकीरों और आस्थानों की तरफ से साफ लिखा हुआ है कि मायूसी कुफ्र है। मैं कम से कम तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। इसके दिमाग पर छाई हुई कनूतियत हैरतनाक सूरत से दूर होकर इसके मखसूस और फितरी अंदाज में डाल रही थी। मैं शहर की दीवार गिर मायूसियों की बात नहीं कर रहा। मेरा इशारा बस रहने दो। वीरा ने मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया और पहले से बोल पड़ी। मुझे मालूम है कि वो व्याग्रा से दूर होने वाली मायूसियां हैं। अमेरिका में सैकड़ों आवाजकार बुड्ढे इस दवा के रिएक्शन का शिकार होकर मर चुके हैं, मगर फिर भी वहां इसकी मकबूलियत में कमी नहीं आई। मालूम होता है कि अब जल्द ही पाकिस्तानी बुड्ढों की बारी आने वाली है। क्या तुम इस वक्त बेसरोपा बातें नहीं कर रही हो? मैंने इसकी मुदाखलत से चिढ़कर संजीदा लहजे में सवाल किया। इंसानी जहन कंप्यूटर नहीं है जिसका एक बटन दबाते ही सब कुछ बदल जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वक्त तुम्हारे किसी नापसंदीदा मौजू पर बात ना करूँ। तुम्हारा दिमागी इंतशार पूरी महम का बेड़ा गर्क कर सकता है। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। इसने मुझसे ज्यादा संजीदगी से जवाब दिया। फिर कुछ देर के लिए खामोश बैठी रहो। मेरे लिए तुम्हारी खामोशी ज्यादा सुकून आवर साबित होगी। मैंने कहा। वो वाकई खामोश हो गई और अपनी जानब की खिड़की से बाहर देखने लगी। मोटा पैलेस से पहले वाली बगली सड़क पर मुड़ते ही ऊंचे अहाते वाला मकान मेरी नजरों में आ गया। इसे किसी भी तरह नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। सुस्त रफ्तारी से इस मकान के सामने से गुजरता हुआ मैं ओल्ड क्लिफ्टन के पुख्ता पार्किंग एरिया में पहुंच गया, जहां अव्वल खान की जीप मौजूद थी। इसका रुख इसी मकान की तरफ था। गाड़ी रोकने और इंजन बंद कर देने के बाद मैंने मुड़कर देखा कि ऊंची दीवारों वाला पूरा मकान इस जगह से भी साफ नजर आ रहा था। शायद अव्वल खान ने अपनी जीप पार्क करने के लिए इसी वजह से इस जगह का इंतखाब किया था। तुम्हारे आ जाने से मुझे बहुत तकवीयत मिली है। यूं मालूम हो रहा है जैसे मेरे कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अव्वल खान ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। निशेमन के तीनों तरफ मकान वाक़या हैं। पुश्त पर गंदी गली के बजाय मकान है जिसके
अहाते में खूंखार कुत्तों का राज है। जो कुछ होना है सामने के रुख पर ही होगा। तुम अकेले हो, इस वक्त तुम्हारा मामन कहीं नजर नहीं आ रहा? मैंने चौंक कर सवाल किया। मैंने इसे पिछली सड़क पर मामूर कर दिया है। इस बार मैं फाल्कन हाउस वाले वाकये का आदा नहीं कर होने दूंगा। स्ट्राइक यूनिट आता ही होगा, वो चारों हमारे साथ रहेंगे। कुछ देर पहले अव्वल खान के जहन में ये ख्याल आया था कि शायद बख्तरबंद गाड़ियों में बिन डेविड को वहां न लाया गया हो, तो मैंने इसके क्यास की पुरजोर तरदीद की थी, मगर अपनी तैयारियों के इस मरहले पर मेरे जहन में शुबहात सर उबारने लगे कि बिन डेविड हमारे हाथ न आया तो क्या होगा। वो लोग बख्तरबंद गाड़ियों में इस के सिवा किसे ला सकते थे? क्या बात है, तुम अचानक किसी गहरी सोच में पड़ गए हो? वीरा के सवाल ने मुझे चौंका दिया। कुछ नहीं, मैं आने वाले वक्त के बारे में कुछ सोच रहा था, मैंने खजालत अमेज मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हम तीनों तारों की छांव में खुले आसमान के नीचे खड़े हुए थे। स्टील के ऊंचे खंभों पर लगे हुए स्ट्रीट लैंप्स के धीमे इनेकास में मुझे वीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। नहीं, वीरा ने पूरे वसूख से कहा, तुम्हारी आंखों से तजबजब झलक रहा है। सच बताओ कि तुम क्या सोच रहे थे? मैं चंद सानियों तक पुरख्याल नजरों से इसकी तरफ देखता रहा, फिर अपने सर को असबात में जुम्बश देते हुए जवाब दिया, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। गालिब इम्कान ये है कि इन्होंने आज बिन डेविड को कौंसल खाने से निकाला होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ तो क्या हो सकता है? फिर इन्होंने कैली को वहां से निकाला होगा, वीरा ने बेसाख्ता कहा। सफारतकार आम तौर पर ऐसे बखेड़ों में नहीं उलझते हैं जिनमें इनके मुल्क की बदनामी का डर हो। जरा तसव्वुर करो कि आलमी प्रेस के नुमाइंदों की मौजूदगी में आई मैन को इनके कौंसल खाने से पकड़ा जाता तो इनका क्या हशर होता। वो फाल्कन हाउस से भागकर कौंसल खाने में ही पहुंचा होगा, मगर वो लोग गाग हैं। इसकी कहानी सुनते ही इसे वहां से रवाना कर दिया होगा। वो जानते हैं कि एक मुजरम को सफारती पनाह देने के नुकसानात कैसे तबाहकुन हो सकते हैं। तुम्हारी ये दलील मान ली जाए तो डैनी की प्रेस जाने की धमकियों से निक खाइफ क्यों हो गया था? अव्वल खान ने इसकी बात काट कर पूछा। ये बात मेरे जहन से निकल गई थी, वीरा ने शहादत की उंगली से सर खुजाते हुए जवाब दिया। इस वक्त तक बिन डेविड वहीं था। निक ने तुमसे बात खत्म करते ही इसे वहां से भगा दिया है, या शायद निकाल दिया। फिर बाद की सारी भागदौड़ की क्या जरूरत थी? अव्वल खान ने सवाल किया। इनके आदमी गोलियां चला रहे हैं। 2 बख्तरबंद गाड़ियां थोड़ी देर पहले यहाँ से गई हैं। ये काबिल गौर मसला है। कैली जख्मी है, चल फिर नहीं सकती। हो सकता है कि इसे निशेमन में लाया गया हो। अचानक अव्वल खान के ऑपरेटर्स पर इशारा मौसूल होने लगा और वो बात वहीं रह गई। इसका स्ट्राइक यूनिट आ चुका था। अव्वल खान की हदायत के मुताबिक वो मेन रोड पर ही रुक गए थे। हम 3 अफराद पहले से वहाँ जमा थे। मजीद 4 अफराद हमारे साथ आ मिलते तो वो नफरी बिला वजह हर एक की तवज्जो का मरकज बन सकती थी। इन चारों का हमसे दूर रुककर ऑपरेशन में हिस्सा लेना बेहतर था। हमारे दरमियान इस ऑपरेशन की जुजियात के बारे में बात नहीं हुई थी। मैं अव्वल खान की हदायत को ध्यान से सुनता रहा। हमें इन चारों को अपनी अपनी जगहों पर पहुंचने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त देना था। इस दौरान में अव्वल खान ने मेरे इमाम पर अपनी जीप से निकालकर बड़े बोर का एक लोडेड पिस्तौल फाजल मैगजीन समेत वीरा के हवाले कर दिया। 5 मिनट पूरे होते ही अव्वल खान को स्ट्राइक यूनिट से ओके के पैगामात मिल गया। वहां अव्वल खान अपनी जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वीरा मेरे साथ चिपक कर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। जीप का इंजन घुराकर बेदार हुआ और अव्वल खान ने आहिस्तगी से गेट डाल दिया। निशेमन हमारी निगाहों के सामने था। अव्वल खान ने चश्मे ज़दन में जीप इसके मुहीब फौलादी गेट के सामने रोककर हार्न बजा दिया। गेट अपनी जगह साकत रहा। चंद सानियों बाद इसकी जैली खिड़की खुली और एक तनुमंद पठान ने बाहर झांका। गेट खोलो, हम अंदर जाना चाहते
चाहते हैं? अव्वल खान ने रोबदार आवाज और तहकमाना लहजे में कहा। साहब, तुम कौन लोग हैं? किससे मिलना है? नौजवान चौकीदार ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा। दरवाजा खोलो, हम सरकारी आदमी हैं, अव्वल खान ने कड़क कर कहा। इस बार चौकीदार इसके लहजे की ताब न ला सका और फुर्ती से अंदर गायब हो गया। मेरा ख्याल था कि वो रोब में आकर फौरी तौर पर फाटक खोल देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अपने मालिक की इजाजत के बगैर वो शायद कुछ करने का आदी नहीं था। वो एक असूली आदत थी। शायद इसी वजह से देखभाल और चौकीदारी के कामों के लिए अनपढ़ पठान बहुत मकबूल थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मुझे खदशा था कि अंदर से अचानक महाज आराई शुरू कर दी जाएगी। आहनी चादरों वाली बंद जीप में हम कदरे महफूज थे, मगर 2-3 निशानाबाज चांद मारी शुरू कर देते तो हमारा बचना महाल था। वो एक नागुजीर खतरा था जिसे मोल लिए बगैर निशेमन में दाखिल होने का कोई दूसरा इम्कान मौजूद नहीं था। हमारा वो सब्र आजमा इंतजार ज्यादा तवील नहीं रहा। चौकीदार ने शायद इंटरकॉम पर अपने मालिक से इजाजत ली और आहनी फाटक के दोनों पट एक मशीनी झटके के साथ अंदर की तरफ खुलते चले गए। अव्वल खान का अंदाजा दुरुस्त था कि वो फाटक किसी बरकी मोटर से खुलता और बंद होता था। अंदर हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। खुले हुए फाटक में से वसी और अरीज पोर्च नजर आ रहा था, जिसमें कम से कम 3 गाड़ियां बराबर बराबर खड़ी हो सकती थीं। फाटक के अंदर खुलने की वजह से ड्राइववे और पोर्च की गहराई भी कम नहीं थी। इस कशादा जगह में इस वक्त सिर्फ एक गाड़ी खड़ी हुई थी जो हकीर मालूम हो रही थी। हमारी जीप अंदर पहुंचने के बाद गेट बंद कर दिया गया। अव्वल खान ने जीप तेजी से आगे बढ़ाई और पोर्च के तकरीबन वस्त में रोक दी। हम गाड़ी से उतर रहे थे तो इमारत के सदर दरवाजे से जीन्स और टी-शर्ट में मलबूस एक दराज कामत सफेद फाम नमूदार हुआ। इसने बेपरवाही से अपने दोनों हाथ जेबों में डाले हुए थे और इसकी पेशानी पर नजर आने वाली शिकनें इसकी नागवारी का इजहार कर रही थी। हे, तुम लोग कौन हो? किस सरकारी महकमे से आए हो? इसने बरामदे में रुककर ऊंची और तहकीर अमेज आवाज में पूछा। इसका अंग्रेजी लबो लहजा अमरीकियों जैसा था। वो टेढ़ा सवाल था। मैंने अव्वल खान की तरफ देखा। इसके लिए शायद वो सवाल नया नहीं था। इसने पूरे एतमाद से कहा, हम स्पेशल फोर्स से आए हैं। हमें चंद मफरूर गैर मुल्की मुजरमों की तलाश है। हमें इतला मिली है कि वो यहाँ रुपोश हैं। इसने गलत बयानी नहीं की थी, बस दरमियान में से टास का लफ्ज उड़ा दिया था। गोरे का मुंह बन गया। किस अथॉरिटी के तहत मेरे घर में दाखिल हुए हो? कोई वारंट लाए हो या ऊंट की तरह मुंह उठाकर यहाँ घुस आए? तुम्हें मालूम है कि मेरा नाम प्रोफेसर डोनाल्ड आर्मस्ट्रांग है और मैं तुम्हारे स्टेट बैंक में इकोनॉमिक कंसल्टेंट के तौर पर कुछ प्रोजेक्ट फाइनल करने आया हूँ। हमें तुम्हारे नाम और ओहदे से गर्द नहीं है। अव्वल खान ने इसके इब्तदाई सवालात के जवाब गोल करते हुए पूरे एतमाद से कहा, घर की तलाशी लेंगे, कुछ न मिला तो तुमसे दस्त बस्ता मादरत करके वापस चले जाएंगे। गुफ्तगू के दौरान अव्वल खान ने अपनी पेशकदमी जारी रखी थी, जबकि डोनाल्ड अपनी जगह जमा रहा था। नतीजे में हम तीनों बरामदे तक पहुंच चुके थे। ये खुली गुंडागर्दी है। मैं एहतजाज करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। इसने धमकी दी। ये तुम्हारी मर्जी है कि जो चाहो वो करो। अव्वल खान ने अपने बगली हॉलस्टर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, हम जो काम करने आए हैं वो करके वापस जाएंगे। हमें अंदर जाने का रास्ता दो। वो कोई तशद्दुद पसंद गुंडा नहीं था। खामोशी से इलामती तौर पर एक तरफ सरक गया, मगर इसकी जुबान चलती रही। तुम लोग इस तरह दंदनाते हुए आए हो जैसे मैं कोई चोर या बदमाश हूँ। मुझे मालूम होता कि इस घटिया मुल्क में आने वाली गैर मुल्की शख्सियात के साथ ऐसा माना सलूक किया जाता है तो मैं हरगिज इधर का रुख न करता। अब मालूम हो गया तो आइंदा एहतियात रखना। वीरा जहरीले लहजे में अचानक बोल पड़ी, तुम इस मुल्क पर एहसान करने नहीं आए, इनसे अपनी वक्त की भारी कीमत वसूल करोगे। ये सिर्फ सफेद चमड़ी का कमाल है कि तुम्हारी कोई जरूरत पैदा हुई, वरना पाकिस्तान में तुमसे ज्यादा काबिल, माहिर और तजर्बेकार इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं जो तुम जैसे 10 प्रोफेसरों को अपनी टांगों के नीचे से निकालकर कूड़े में फेंक सकते हैं।
ओह, अपने लबो लहजे से तुम अमरीकी मालूम होती हो। हैरत की बात है कि तुम इन गंदे लोगों की वकालत कर रही हो। वो तहय्यर ज़दा आवाज में बोला, मैं अमरीका में आवारा मर्दों के इशारों पर नाचने वाली तितली थी। मैंने इन गंदे लोगों में आकर जिंदगी का सही मफहूम समझा है। मेरी जुबान से इनकी तर्जमानी सुनकर तुम्हें हैरत नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ जेबों में रखो और आगे चल पड़ो। वीरा ने अचानक अपनी जेब से रिवाल्वर निकाल कर इस पर तान लिया। प्रोफेसर का चेहरा धुआं हो गया। क्या कर रही हो? इसकी नाल नीचे गिराओ, ये चल भी सकता है। बिल्कुल चल सकता है, मगर इशारे के बगैर नहीं। चलो आगे बढ़ो। वीरा ने रिवाल्वर की मुहिब नाल को जुम्बिश देकर इसे ललकारा। चलते रहो और बोलते रहो, इस घर में तुम्हारे सिवा और कौन है? मैं चौकीदार की तरफ से गाफिल नहीं था। पता नहीं इसकी तालीमी इस्तेदाद क्या थी। वो अंग्रेजी में होने वाली बातें समझ रहा था या कोरा था। कम से कम ये गनीमत था कि वीरा के पिस्तौल निकालने पर इसने किसी रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया था। शायद अव्वल खान की जुबान से स्पेशल फोर्स का नाम सुनने के बाद इसने टकराव में गैर जानबदार रहने का फैसला कर लिया था, वरना पिस्तौल बरामद होते ही वो अपने कंधे से राइफल उतार कर हम तीनों को आसानी से अपने निशाने पर ले सकता था। मुझे खुशी हुई कि अव्वल खान भी इससे गाफिल नहीं था। प्रोफेसर के पीछे मकान में दाखिल होने से पहले इसने मुड़कर चौकीदार से कुछ कहा। वो 2-3 मुख्तसर फिक्रे थे जिन्हें सुनकर चौकीदार तफहीमी अंदाज में सर हिलाता हुआ बंद गेट की तरफ बढ़ गया। इसकी बुड़बड़ाहट मेरे लिए नाकाबिले फहम थी। पठान बेगैरतों और गद्दारों से नफरत करते हैं। अव्वल खान ने उर्दू में मुझे बताया। मैंने चौकीदार को इसके मालिक के यही 2 ख्वास बताए हैं। अब अंदर किसी को जिबा भी कर दिया जाए तो वो फाटक से नहीं हिलेगा। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। पता नहीं तुमको किसकी तलाश है? इधर प्रोफेसर डोनाल्ड जिल्लाई हुई आवाज में वीरा से कह रहा था, इस घर में मेरे 3 मुलाजमों और 1 बीमार मेहमान के सिवा कोई नहीं है। हम सब बेजरर लोग हैं। तुम बिला वजह हमारे जहनी सुकून को बर्बाद कर रहे हो। पाकिस्तान में रहकर तुमने पाकिस्तानियों को हकारत से गंदा कहा है। ये तुम्हारी बीमार और गंदी जहनियत का सबूत है। वीरा ने जवाब दिया, अगर यहाँ से कुछ भी ना मिला तब भी तुमको तुम्हारी इस जसारत की सजा जरूर मिलेगी। अपने जहनी सुकून की बर्बादी को इस सजा में शुमार कर लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तू वीरा हो, वीरा लाइड। प्रोफेसर को खासी ताखीर से वो नुक्ता याद आया। मैं वाशिंगटन के अखबारों में तुम्हारे बारे में पढ़ता रहा हूँ। अपने वतन की दुश्मनी में तुम इतनी आगे जा चुकी हो कि अब पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी समझी जाती हो। मैं गैरों को बुरा कह रहा था, तुम तो अपने लोगों के खिलाफ जहर उगलने की मशीन बन चुकी हो। तुम्हारे लिए तजवीज की जाने वाली हर सजा तुम्हारे जुर्म के मुकाबले में कम तर रहेगी। एक इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर को पेशावर होना चाहिए। इसे वीरा या किसी और की जात से क्या दिलचस्पी हो सकती है? इस बार मैंने जुबान खोली थी। अगर तुम मेरी साथी की बातों की बिना पर इसे वीरा समझ रहे हो तो फिर तुम सिर्फ प्रोफेसर नहीं, एक बहरूपीय हो जो रूप बदल कर यहाँ अपने मकासद के लिए काम कर रहे हो। तुम झूठे हो। वो गुराया, यहाँ मेरा कोई खुफिया मकसद कार फरमा नहीं है। इसकी तकरार में वो ड्राइंग रूम से गुजरता हुआ एक लॉबी से निकला और फिर एक खुले रोशन कमरे की तरफ हो लिया। बढ़ते बढ़ते इसे अचानक कोई ख्याल आया और वो अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह रुक गया। अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले अपने कौंसल खाने को तुम्हारी आमद की खबर दूंगा। हलक के बल चीखो, तुम्हारा कोई ना कोई हमदर्द तुम्हारी आवाज सुन लेगा। हुकूमत, मैं फोन करना चाहता हूँ। वो बेसाख्ता चीख पड़ा। मैं जहरीले अंदाज में हंस पड़ा। हमारे कुछ आदमी बाहर भी मौजूद हैं। वो तुम्हारे फोन के तार काट चुके होंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरे पास सेलुलर फोन मौजूद है। इसने जेब से अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला तो इसमें मुख्तसर सा मोबाइल फोन दबा हुआ था। खबरदार जो इसे ऑपरेट किया, ये फोन नीचे फेंक दो। अव्वल खान ने इस तराबी अंदाज में इसे हुक्म दिया। वो न माना। इसकी उंगलियां इस फोन के पैड पर मुतहरक हो चुकी थी। अचानक वीरा फजा में उछली और उड़ती हुई इसके करीब से गुजर गई। प्रोफेसर के हलक से एक करीहा चीख बरामद हुई और इसका मोबाइल फोन उड़ता हुआ इसके हाथ से
से निकल गया। इसकी दाहिनी कलाई पर वीरा की भरपूर लात पड़ी थी। प्रोफेसर का फोन मुख्तसर होने के साथ नाजुक भी था। वो दीवार से टकराकर कालीन पर गिरा तो इसके पुर्जे बिखर कर रह गए थे। वो अपनी दोनों मुठ्ठियां भींच कर मेरी तरफ लपका तो वीरा ने इसकी गर्दन पर एक जोरदार हाथ रसीद कर दिया। वो सेहतमंद जरूर था लेकिन ज्यादा तवाना नहीं था। कराहता हुआ नीचे ढेर हो गया। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? डोनी, तुम कहाँ हो? अचानक रोशन कमरे से एक खौफजदा नस्वानी आवाज बुलंद हुई और मेरे कान खड़े हो गए। अगर मुझसे अंदाजे में गलती नहीं हुई थी तो वो आवाज 100% कैली बायरन की थी। मेरे लिए रुकना मुहाल हो गया। मैंने डोनाल्ड को वीरा के रहमो करम पर छोड़कर रोशन कमरे की तरफ दौड़ लगाई। कैली नरम और शानदार बेड पर दराज थी। इसके चेहरे पर नकाहत और तकलीफ के साथ खौफ के आसार भी उभर आए थे। अपने कूले के जख्म के बायस वो हिलने जुलने से माजूर थी, लेकिन इसने मेरा चेहरा देख लिया और फिर खौफ से इसकी आंखें फैलती चली गईं। ओह मेरे खुदा, तुम किसी अफरीद की तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यहाँ भी पहुँच गए। इसके हलक से दबी दबी खौफजदा सी चीख की सूरत में आवाज बरामद हुई। वो सदफ मेंशन में मुझे जलाल के साथ देख चुकी थी। इस मुलाकात की यादें इसके जहन में ताजा थीं। इसने एक झलक देखते ही मुझे पहचान लिया। आदमी के अमाल कब्र तक बल्कि इसके बाद भी इसका पीछा करते हैं और इसे जन्नत या जहन्नम में पहुंचाकर छोड़ते हैं। इसी तरह मैं तुम्हारे और बिन के जुराइम की सजा हूँ। जब तक तुम दोनों अपने अपने कैफरे किरदार को नहीं पहुंच जाते, मैं बार बार तुम्हारे सामने आता रहूंगा। मैंने इसे दहशतज़दा करने के लिए सफाकाना लहजे में कहा। तुम मेरे साथ बदअहदी नहीं कर सकते। वो रो देने वाली आवाज में गिड़गिड़ाई। मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने तुम्हें बता दिया। खुदा की कसम, मुझे इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं। मुझे जख्मी औरत को ज्यादा हरासा मत करो। मैंने तुम्हें ये तक बता दिया था कि हमारे पासपोर्ट कहाँ छुपे हुए हैं। हमें पासपोर्ट नहीं चाहिए, बिन डेविड दरकार है। वो कहाँ होगा? मैंने डपट कर पूछा। अव्वल खान मेरे साथ खड़ा हुआ था। बाहर से डोनाल्ड की दबी दबी चीखों और कराहों की आवाज आ रही थी। शायद वीरा इस मक्कार इकोनॉमिस्ट की दुर्गत बनाकर अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। डोनाल्ड से अमेरिकियों ने जिस अंदाज में काम लिया था, इससे जाहिर हो गया था कि वो अपनी पेशा वराना सरगर्मियों की अंजाम दही के साथ अमेरिकी एजेंसियों का आलाकार भी था। निक ने कैली को अपने कौंसल खाने के लिए खतरा समझकर इसे इत्मीनान से डोनाल्ड के घर डाल दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अमेरिकी नजाद इक्तसादी मशीर का घर गैर मुल्की मुजरमों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा। वो पढ़ा लिखा आदमी था। बदमाशी इसे छू कर भी नहीं गुजरी थी। मैंने बुलंद आवाज में वीरा को हदायत की कि इसे खामोश करो। डोनाल्ड की चीखों पुकार खत्म होने के बाद मैं कैली से ज्यादा यकसुई के साथ जिरा कर सकता था। वो मेरी जात से खौफजदा थी। ये खौफ आसानी से इसकी जुबान खुलवा सकता था। इसे चीखने और सिसकने दो। मैं इस हरामजादे से मजा ले रही हूँ। चढ़े हुए सांसों के दरमियान वीरा की आवाज आई। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। बस एक आंच की कसर रह गई है, फिर ये फर बोलना शुरू कर देगा। मुझे नहीं मालूम कि बिन इस वक्त कहाँ होगा। कैली ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए जवाब दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने धीमी और डरावनी आवाज में कहा। तुम्हारे हाफजे ने तुम्हारा साथ न दिया तो मैं तुम्हें एक बार फिर इसी कैद खाने में ले जाऊंगा जहां मेरा बदतमीज साथी भी होता है। वो मेरी तरह औरतों से कोई रियायत नहीं करता, इन्हें ज्यादा आसानी से अजियत पहुंचाता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो अपनी आंखें भींचकर बेबसी से अपना सर दाएं बाएं झटकने लगी। तुम यहाँ आने से पहले कहाँ थी? मैंने लम्हा भर की खामोशी के बाद एक नए तसलसल का पहला सवाल किया। निक और टॉम ने मुझे कौंसल खाने पहुंचाया था। मैं वहीं एक कमरे में जेरे इलाज थी। इसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। वहाँ बिन डेविड से तुम्हारी मुलाकात हुई थी। मैंने इसकी आंखों में आंखें डाल दी। इसने अपने सर को
पास बात में खफीफ सी जुम्बश दी और नहीफ आवाज में बोली, वो 2 मरतबा मेरे पास आया था, बातें करके चला गया। मुझे ये मालूम नहीं कि वहीं रह रहा था या कहीं से आया था। वेरी गुड। अपनी याददाश्त पर जोर देकर इसी तरह बोलती रहोगी तो बड़े अजाब से बचोगी। यहाँ तुम्हें कौन लाया था? मुझे नहीं मालूम। इसकी आवाज रुंधी हुई सी हो गई। मैं सो गई थी या शायद मुझे वहीं बेहोश कर दिया गया था। अभी चंद मिनट पहले मुझे होश आया तो मैं यहाँ मौजूद थी। डोनी मेरे सराहने मौजूद था। इसने बताया कि निक अपने आदमियों की मायत में मुझे यहाँ छोड़कर गया था। तुम चंद मिनट की बात कर रही हो, लेकिन डोनाल्ड को इतनी बेतकल्फी से डोनी कहकर पुकार रही हो जैसे इससे बरसों पुराना साथ हो। तुमको मालूम है मैं झूठ नहीं बोलती, इसने सहम कर कहा। मुझे मालूम है कि तुम कैसे लोग हो। मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर सकती। डोनी से वाकई मेरे पुराने मरासम है। लॉस एंजलिस में हम दोनों 2 साल तक एक ही बूढ़ी के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे थे। मैं अचानक इसे अपने करीब देखकर हैरान रह गई थी। डोनाल्ड क्या करता है? मैंने 2 टोक लहजे में पूछा। बाहर से आने वाली चीखों और कराहों का सिलसिला इस वक्त तक मौकूफ हो चुका था। वीरा और डोनाल्ड के बोलने की आवाजों से जाहिर हो रहा था कि वीरा ने आखिरकार अपने हरीफ के सारे कसबल निकाल दिए थे। इसने मुआशियात में डॉक्टरेट की डिग्री ली है, किसी बड़े सरकारी ओहदे पर काम करता है। ये बात वो जाहिर करता है। मैं इसकी खुफिया सरगर्मियों के बारे में जानना चाहता हूँ, मैंने तेजी से कहा। वो तालब इल्मी के जमाने से सरकारी एजेंटों के लिए काम करता रहता था। लॉस एंजलिस में वो फख्र से मुझे बताया करता था कि FBI, CIA और दूसरी एजेंसियों के अफसर इससे मिलने के लिए गेस्ट हाउस आते रहते हैं। इनके लिए काम करके वो इतने डॉलर कमा लेता था कि तालीमी अखराजात पूरे करने के बाद शाहाना जिंदगी गुजारता था। इस जमाने में इसने जैगवार जैसी महंगी और शानदार गाड़ी रखी हुई थी। कैली एक ही सांस में बोलती चली गई। वो अब भी इनके लिए काम कर रहा है। मैंने कैली से तस्दीक चाही। अगर निक ने मुझे यहाँ पहुँचाया है तो वो जरूर इसके लिए काम कर रहा होगा। इसने कमजोर लहजे में जवाब दिया। अभी इससे इस बारे में मेरी बात नहीं हुई। तुम निक को कैसे जानती हो? बात में से बात निकलती आ रही थी। वो बिन के करीबी दोस्तों में शामिल है और FBI का तनख्वाहदार अफसर है। पाकिस्तान आने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि वो यहाँ तैनात है। यहाँ वो बिन से मिलता रहा था। और फिर तुम कह रही हो कि तुम्हें बिन की असल मसरूफियात का इल्म नहीं है? मैंने तंज से पूछा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।